प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा कर ग्रामीणों के साथ करेंगे संवाद। राज्य में 3.57 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सहकारी कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। देश के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करने का है सम्मेलन का उद्देश्य। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में भीषण सड़क हादसा। एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत, 2 यात्री घायल। ड्राइवर के संतुलन खोने के कारण डिवाइडर से टकराकर बस में लगी आग। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के बालतल और पहलगाम मार्गों से हुई शुरू। 62 दिन तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए किए गए हैं सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। देश के अब तक के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी को लागू हुए 6 साल हुए पूरे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा। टैक्स की चोरी रोकने में भी मिली मदद। भारत के स्टार ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रचा एक और कीर्तिमान। डायमंड लीग श्रृंखला के लुसान चरण में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.66 मीटर थ्रो के साथ जीता खिताब। और भारत आज बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेबनान के साथ खेलेगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक 3 में से 2 मैच जीतने में रही है सफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा करेंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जुलाई को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री अपने शहडोल दौरे के दौरान पकरिया गांव आएंगे, जहां पर कि वो जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही वो यहां पर जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहां पर और बड़ी संख्या में यहां पर जो जनजातीय समुदाय के लोग होंगे, खासतौर पे उसमें जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और पेशा एक्ट से संबंधित जो लोग हैं वो पीएम से संवाद करेंगे। इसके अलावा फुटबॉल क्रांति जो कि जनजातीय यहाँ पर क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जनजातीय समुदाय के, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। जातीय समाज के जो मुखिया हैं उनके साथ प्रधानमंत्री जी का यहाँ संवाद होगा। कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जनजातीय बंधुओं के साथ भोजन होगा और कोशिश है कि यह सब प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में हो। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच कराई जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ से अधिक हमारे सभी ट्राइबल भाई बहनों को स्क्रीनिंग करके उसको सिकल सेल के लिए कार्ड दिया जाएगा और सिकल सेल नाबूदी के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक होता है। सभी का स्क्रीनिंग हो जाने से कौन व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है या तो सिकल सेल मुक्त है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इस आइडेंटिफिकेशन से फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में सिकल सेल को आगे बढ़ने में हम रोक पाएंगे और आगे बढ़ने में रोकने के बाद
हम देश को सिकल सेल मुक्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसिलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन का अनावरण, नेशनल सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3.57 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस में पहले एक पायलट का शुभारंभ किया था जब झाबुआ अलीराजपुर पे। उसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में भी 20 जिलों में किया जा रहा है और हमारे 89 जो आदिवासी विकास खंड है वहां होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल शहडोल और आसपास के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ जनजातीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले तो यहाँ एक छोटा नेता भी नहीं आता था गांव में, आज कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी बच्चों बूढ़ों में बहुत उत्साह है। मेरे लिए और मेरे ग्रामवासियों के लिए, अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और सामूहिक भोज में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही लखपति दीदियों, ग्राम सभाओं, फुटबॉल खिलाड़ियों और जनजातीय मुखियाओं से भी प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल के लालपुर के इसी मैदान से पीएम मोदी जब सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे तो ये जनजातीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी जो पीढ़ियों से इस बीमारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री यहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, शहडोल। और आइए मध्य प्रदेश के शहडोल का रुख करते हैं। अजीत द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन कितनी बड़ी सौगात के रूप में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी सौगात है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया को लेकर जो जागरूकता है वो लगातार बढ़ रही है और अकेले मध्य प्रदेश में ही करीब 15 लाख इसके जो है इससे ग्रसित लोग हैं। तो देश भर में कितने होंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि अधिकांश तौर पर जो ये जनजातीय समाज के लोग हैं उनको ये बीमारी होती है और अनुवांशिक रूप से ये बीमारी जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब इतने वर्षों में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री की पहल से कोशिश की गई है कि जो जनजातीय समाज है और जो इस बीमारी का दंश झेलने को मजबूर है पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको जो है बड़ी राहत मिले। और इसके लिए जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत जो है आज से होने जा रही है। और देखिए आसपास के हम जो बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है, शहडोल है, उमरिया है, सीधी है, रीवा है, सतना है, ये विशेष तौर पे जो है वनवासी क्षेत्र है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में अधिकांश तौर पे जो वनवासी समाज के लोग हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं उन्हें ये बीमारी जो है वो ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा जागरूकता ना होने के कारण या बहुत ज़्यादा इसके लिए पहले उपचार की व्यवस्था ना होने के कारण तमाम समस्याएं वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी झेलते रहे हैं। लेकिन अब जबकि आज से राष्ट्रीय एनीमिया सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है तो एक बड़ी राहत जो है इन परिवारों को मिलेगी, बड़ी राहत जो है इलाके के लोगों को मिलेगी। जब हमने बात की यहाँ पर बताएं गौरव, आसपास जब हम गए वहाँ लोगों से, हमने ग्रामीणों से बात की तो उनके चेहरे जो है वो खिले हुए थे। वो बिल्कुल ये बात स्वीकार कर रहे थे कि इतने वर्षों से किसी ने सुध नहीं ली उनकी, लेकिन अब ये इसे जो जिस चीज का वो दंश झेल रहे थे, जिस बीमारी का, उसके लिए इतने बड़े स्तर पे जो है अब प्रयास किए जा रहे हैं और इतने बड़े स्तर पे जो है तमाम योजनाएं जो है वो बनाई जा रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी काफी उत्साह है आसपास के इलाके में। और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, खासतौर पर बैगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर गोंड जनजाति यहाँ पर है और ये बहुलता में है, आसपास के क्षेत्रों में निवास करती आई है।
सदियों से। और इन जनजातियों में ही खासतौर पे ये जो सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी होती है वो होती है, जो कि जेनेटिक आधार पर लगातार बढ़ती रहती है। अब इनकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाएगी, इनको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के माध्यम से वो पॉजिटिव है या भविष्य में वो इससे ग्रसित हो सकते हैं, इसकी संभावना कितनी है, सभी चीजें उसमें चिन्हित रहेंगी। और अब जो सिकल सेल एनीमिया से जो ग्रसित लोग हैं उनका विवाह संबंध जो है वो भी अब वो सावधानी से कर पाएंगे, क्योंकि कार्ड के माध्यम से उनकी स्कैनिंग होके उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि उनमें कितनी संभावना है। अगर वो ग्रसित हैं तो उसको किस तरीके से उनको प्रिकॉशन लेना है, किस तरीके से उनको इसका इलाज कराना है, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अब उनके ऊपर लागू हो पाएगी। और वो अब आसानी से इस समस्या से, इस जो दंश वो झेल रहे थे सदियों से, उससे वो बाहर निकल पाएंगे। 2047 तक का लक्ष्य रखा गया, जब हम 100 वर्ष मनाएंगे आज़ादी को, तब तक कोशिश की गई है कि इसको, भारत को इससे मुक्त कर दिया जाए पूरी तरीके से। जिस तरह हमने पोलियो पे हमने विजय पाई है, हमने चेचक पे विजय पाई है, हमने तमाम दूसरी जो बीमारियां हैं उस पर हमने विजय पाई है। कोशिश की जाएगी कि 2047 तक हम जो है सिकल सेल एनीमिया से भारत को मुक्त कर दें, और ये जो बीमारी है जो जनजातीय समाज में खासतौर पे होती है उससे जो है भारत मुक्त हो जाए। और इसके लिए इस बड़े अभियान की आज यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी वहां पर आएंगे, लालपुर के मैदान में वहां पर आएंगे, वो इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही रानी दुर्गावती गौरव यात्रा जो है उसका भी वो समापन वहां पर करेंगे, जो कि पूरे प्रदेश में तमाम जनजातीय जो क्षेत्र है वहां से कई दिनों से जो यात्रा जो है निकली हुई है, रानी दुर्गावती वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, उसका प्रधानमंत्री उसका भी समापन करेंगे। इसके अलावा वहां पर आयुष्मान कार्ड, पीवीसी आयुष्मान कार्ड जो है उसको प्रधानमंत्री जो है लोगों को बांटेंगे, लोगों को समर्पित करेंगे। अजीत, आयुष्मान कार्ड भी वितरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से करते हुए नजर आएंगे। अगर हम स्वास्थ्य नीतियों की बात करें तो कितना बड़ा बदलाव यहां पर और इनके जीवन में आपको नजर आएगा, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि जिस तरह से एक लंबा संघर्ष रहा है इस बीमारी से जूझते हुए जो समुदाय के लोग हैं वो किस तरह से अब आगे आकर और उनकी जो परिस्थितियां हैं उनके लिए ये कितना बड़ा बदलाव और कितनी बड़ी सौगात के रूप में हम इसे देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा ये बदलाव होगा और बहुत बड़ी ये सौगात होगी। देखिए अगर हम लोग शहरों में रहते हैं तो हम तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनका हम उपयोग कर पाते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो वनवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो घने जंगलों में रहते हैं, दुर्गम इलाकों में वो रहते हैं, और उतनी ज़्यादा वहाँ पर जागरूकता भी नहीं होती है, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उन इलाकों में बहुत अच्छी नहीं होती है। जागरूकता ना होने के कारण, वहाँ तक उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के कारण देखिए लोग इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं या उसको लेकर वो पॉजिटिव हैं, ये बड़ी बात है। अब जबकि एक एक व्यक्ति की जब स्कैनिंग की जाएगी, उनको बाकायदा एक कार्ड दिया जाएगा सिकल सेल एनीमिया को लेकर, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ जाएंगे, और जब वो पूरे सिस्टम से जुड़ जाएंगे तो लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनको क्या प्रिकॉशंस लेना है, किस तरीके से इलाज कराना है, बाकायदा उन पर नजर रखी जाएगी। और वो तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो उन्हें मिल रही है उसको वो जो उनके लिए लागू की गई है उसको वो एक्सेस कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। अभी तक देखिए बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, और दुर्गम इलाकों में जो आदिवासी निवास करते हैं वहाँ भी अभी जागरूकता का अभाव है। तो लोग देखिए तमाम तरह की चीज़ों में अभी जो हम कह सकते हैं कि बीमारियों के प्रति वो जागरूक हैं, जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया को लेकर जो ग्रसित होते हैं उतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, आम लोगों में भी उतनी जागरूकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब ये अभियान की शुरुआत आज से हो रही है तो लोगों में जागरूकता भी फैलेगी, लोग उसके प्रति जागरूक होंगे, और जब हर व्यक्ति जो है वो जब कह सकते हैं हम कि स्कैनिंग के दायरे में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी स्कैनिंग हो जाएगी, तो उसे एक प्रॉपर जो है स्वास्थ्य लाभ जो मिलना चाहिए वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। और जिसके कारण से इस बीमारी से निपटने के लिए एक हम कह सकते हैं कि बड़ा अभियान जो है छेड़ा गया है, और इसका लाभ जो है वो सुदूर गांव से लेकर जो सुदूर जो हम कह सकते हैं घने जंगलों में जो वनवासी या आदिवासी निवास कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए सिकल सेल एनीमिया में जो है खून की कमी होने लगती है, उसके बाद से जो उनके जो हीमोग्लोबिन होता है वो हालांकि गोलाकार होता है लेकिन वो हंसिए के शेप का हो जाता है, जिस कारण से उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और इस कारण से ब्लड की कमी उनको होने लगती है लगातार। लेकिन बहुत सारे लोग जागरूक ही नहीं है कि उन्हें क्या समस्या है, वो इलाज नहीं करा पाते हैं, अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं, और धीरे धीरे करके उनकी जो अवस्था जो है वो बहुत ही खराब होने लगती है, और कई लोगों की तो उसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत ही भयानक ये एक बीमारी है जो कि लगातार और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो इसमें भी रोक लगाई जाएगी कि ये आनुवंशिक रूप से ना फैले, जिन्हें वो बीमारी है उनको समुचित इलाज मिल पाए, और हर व्यक्ति जो है जो इससे ग्रसित है, जो या ग्रसित हो सकता है भविष्य में, वो स्कैनिंग करके उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको वहां तक जो है
स्वास्थ्य लाभ जो है निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं कि काफी लंबे समय से इस दंश को लोग झेलते हुए आ रहे हैं, इस बीमारी को झेलते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज के इस अभियान से, जो आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इससे आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती प्रदान होगी और साफ तौर पर जो स्वास्थ्य नीति है उसमें एक बड़ा बदलाव और इनके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना, चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से गुजरने वाले समृद्धि हाईवे पर सिद्धखेड़ा राजा के पास एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 2 यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को इलाज के लिए संभाजी नगर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर से एक लग्जरी बस यात्रियों को लेकर पुणे जा रही थी, तभी बुल्ढाना जिले के समृद्धि राजमार्ग पर सिद्धखेड़ राजा के पास लग्जरी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। इस संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लग्जरी बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस के डीजल टैंक में आग लग गई और महाराष्ट्र सरकार ने बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये बस जो है वो विदर्भ ट्रैवल्स की नागपुर से पुणे जा रही थी और इस बस में लगभग 33 पैसेंजर्स थे। ये बस एक 35 के आसपास सिद्धखेड़ राजा बुल्ढाना जिला समृद्धि हाईवे पे एक पोल से टकराई। शायद हो सकता है ड्राइवर का बैलेंस गया। वो ड्राइवर से बात किया भी तो ड्राइवर कहता है कि टायर बस्ट हो गया। तो पोल से टकरा कर उसके आगे पुलिया थी, ये जो पुलिया है उस पर टकरा के गाड़ी का डीजल टैंक जो है वो फूट गया। डीजल टैंक फूटने के बाद में गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी आगे आके स्किड हो गई। लोगों को मौका नहीं मिला बाहर निकलने का। उसमें से 8 लोग बचकर बाहर आए। 25 लोगों की वहीं गाड़ी में ही मौत हो गई है जलकर। तो डेड बॉडीज अभी हमने निकाली है और पोस्टमार्टम के लिए आगे की शनाख्त के लिए भेजी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ है। प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर जाएंगे। राजनाथ सिंह कांकेर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल विषय पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम मार्गों से वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 62 दिन तक चलने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के पहले दल को रवाना किया था।
जिसमें 3,400 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हुए। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अमरनाथ यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में अमित शाह ने कहा, श्री अमरनाथ जी की यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट परंपरा व मान्यताओं का प्रतीक है। आज से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। प्रशासन ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्थाएं की हैं। आपकी सुखद यात्रा हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं। जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े और अगर ऐसी नौबत आती है तो उन्हें समय रहते दुर्गम पहाड़ी इलाके में भी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने पंथा चौक के एक ट्रांजिट कैंप में किए गए इंतजामों का जायजा लिया। देखिए। पंथा चौक के ट्रांजिट कैंप में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस कैंप को कहा जा सकता है कि यात्रा का शुरुआती पड़ाव। देश भर से जो भी यात्री आते हैं वो पहले यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद अपने अलग अलग रूट्स पर, जो बालटाल से जाना चाहते हैं बालटाल से, जो पहलगाम से जाना चाहते हैं पहलगाम से, यहीं से होकर जाते हैं। क्या है इस ट्रांजिट कैंप का महत्व, ये जानने के लिए संयोजक हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम जान लेते हैं। ये यात्रा का प्रशासन द्वारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। जो यात्री जम्मू से चल के आते हैं, लेट हो जाते हैं, 3 बजे के बाद उनको यहाँ रोका जाता है। और जो वापसी यात्रा में आते हैं बालटाल से जम्मू की तरफ जाना है, वो लेट हो जाते हैं, उनको भी यहाँ रोका जाता है। जिनकी संख्या रोजाना यात्रा के दौरान करीब 4 से 5 हजार रहती है। तो इस कैंप में 5,000 से ज्यादा यात्रियों की रुकने की सुविधा है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। लंगर की सुविधा है और चिकित्सा संबंधी सुविधा भी यहाँ पर 4 बेड का एक हॉस्पिटल है। इसके अलावा यहाँ पर एक मदद सहायता केंद्र भी बना हुआ है, जिसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर यात्री करा सकते हैं, रुक सकते हैं। बहुत सारे यात्री भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर रुके हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, जो लंगर कमेटी की व्यवस्था है, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, सुरक्षा है, साफ सफाई की व्यवस्था, और इतनी बड़ी तादाद में जो कि 4 से 5 हजार लोगों को ठहरने की, उनके शौचालय, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिला यात्री भी हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से आई हैं। आप जयपुर से। जयपुर से आई हैं? हाँ। पहली बार आई हैं? पहली बार। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। इसमें कितना रेस्ट मिल जाता है? बहुत रेस्ट मिला अभी, बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं बेहद खुश हैं और कई यात्री ऐसे हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आने के बाद उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इस ट्रांजिट कैंप की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उन्हें गाइडेंस भी मिल रहा है, यहाँ पर ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और यहाँ पर रहने की भी सुविधा है। और जिनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है वो भी आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके, थोड़े गाइडेंस लेके यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये कैंप प्रशासन के कदमों में इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए। और पहलगाम से हमारी सहयोगी रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमा का रुख करते हैं। रमा, इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और साफ तौर पर इस यात्रा को लेकर जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे उसमें साफ तौर पर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्या बड़ी बातें इस यात्रा को लेकर अभी तक सामने आई है? देखिए, सुरक्षित यात्रा बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसे लेकर शुरुआत से ही काफी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मल्टीलेयर सिक्योरिटी है। यात्री जब जम्मू से निकलता है तब भी एक सिक्योरिटी शील्ड के बीच में यात्री निकलता है और जब यहाँ तक आता है तो हर तरह की सुविधा जो है, सुरक्षा ही नहीं करते जो यहाँ पर उनके सिक्योरिटी में लगे हुए हैं या तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, बल्कि उनकी सुविधा के भी तमाम अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उपाय करते हैं। कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण इस मामले में भी है कि सबसे बड़ी यात्रा इस बार हो रही है, काफी लंबे समय के बाद हो रही है।
जो श्रद्धालु हैं उनका भी उत्साह दिखाई दे रहा है और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जहां पर पिछली बार 3 लाख के करीब श्रद्धालु आए थे, 3 लाख से ज्यादा के करीब श्रद्धालुओं ने यात्रा संपन्न की थी। इस बार रजिस्ट्रेशन, जो पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था वो ही 3.5 लाख का हुआ था, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन के लिए कई बड़े प्रश्न भी थे कि किस तरह से जो इतनी बड़ी तादाद में यात्री आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें, उनके स्वास्थ्य की सुविधा करें। और इसके लिए DRDO के सहयोग से जो 2 रूट हैं, बालटाल और पहलगाम, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, बेस हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, 100 बेड के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति कम ना हो, इसके प्रबंध भी किए गए हैं पूरी यात्रा के दौरान। और पूरे ट्रैक पर छोटे छोटे जो मेडिकल कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा जो बेस कैंप्स बनाए गए हैं दोनों ही रूट्स पर, उसमें भी तमाम सुविधाएं हैं, चाहे वो लंगर से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे जरूरी सामान से संबंधित हो। हालांकि पहले से ही दिशा निर्देश इस बारे में दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई यात्री कहीं पर कोई कमी रह जाती है या नहीं ला पाते हैं या भूल जाते हैं, तो यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से सुविधा दी जाती है कि वो सारी चीजें लेके जाएं। एक बार फिर से उन्हें गाइड किया जाता है और जो तमाम उनकी जरूरियात हैं, जो उनके प्रश्न हैं, उनको हल किया जाता है और टाइम के साथ निकाला जाता है। अगर हम लंगर की बात करते हैं, जो पहलगाम है, पहलगाम का बेस कैंप है, उसी के एक लंगर केंद्र में इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो यात्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लंगर खा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा भी है और जो लंगर यहाँ पर मुहैया कराते हैं उनकी एक बहुत बड़ी सेवा भी है। तो प्रशासन भी, स्थानीय लोग भी और देश भर से जो यहाँ पर सेवा दाता हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं सेवादार कह सकते हैं, वो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तत्पर हैं और सभी लगे हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ जो आज सुबह है ये यात्रा शुरू हुई है। बिल्कुल रमा, मौसम का मिजाज भी लगातार हम देख रहे हैं कि बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किसी तरह की हानि ना हो, इससे बचने के क्या उपाय वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, मौसम की आकस्मिकता यहाँ पर हमेशा बनी रहती है, तो मौसम को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरह के कपड़े पहने जाएं, अपने साथ क्या कुछ लेकर जाया जाए, बरसाती लेकर जाया जाए, छाता लेकर जाया जाए, या फिर वो इस तरह के उपकरण है, या मौसम अगर बिगड़ता है तो उसमें यात्रियों को रोका जाए उनके हॉल्ट के लिए। इसीलिए जो है तमाम पूरे रास्ते पर छोटे छोटे कैंप्स बने हुए हैं जहाँ की यात्री टेंट्स में विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। इसके अलावा जो बालटाल का रूट है वो उसमें कई संवेदनशील इलाके आते हैं, तो बालटाल रूट से जो भी यात्री जा रहे हैं उनके लिए हेलमेट की व्यवस्था की गई है, उनके लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है कि वो हेलमेट पहन कर जाएंगे। इसके अलावा जो वहां पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी इस बारे में प्रशिक्षित किया गया है। NDRF, FDRF की टीमें लगी हुई हैं कि अगर किसी भी तरह की अगर आपदा की स्थिति भी बनती है तो उसमें पूरी तरह से मुस्तैदी से उस पर काबू पाया जाए और यात्रियों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमा, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो इस यात्रा की शुरुआत हो गई है और उत्साह और उमंग के साथ जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 साल पहले आज ही के दिन देश आजादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार का गवाह बना था। 2017 में 1 जुलाई के दिन ही GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। इस नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने के अलावा कीमतों में कमी लाने और टैक्स का दायरा बढ़ाने में मदद मिली। बीते अप्रैल में GST संग्रह 1,87,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। GST लागू होने के बाद खाने पीने की वस्तुओं समेत कई अन्य वस्तुओं के टैक्स में कमी आई है। GST का नया तंत्र केंद्र और राज्यों दोनों को समान कर लगाने का अधिकार देता है और पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से इससे काले धन पर भी लगाम लगी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।